दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि लोक सेवकों की भर्ती के लिए विभिन्न तरीकों के सापेक्ष गुण दोषों की विवेचना कीजिए। आपको ये बताना है कि लोक सेवकों की भर्ती कैसे होता है, क्या क्या तरीके हैं उसके, ठीक है, ये बताना है और इसके सापेक्ष में क्या गुण और दोष है इसकी विवेचना करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग फिक्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे सेम क्वेश्चन ना पूछे, घुमा के पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। एक छोटा सा यहाँ पर परिचय लिखा उसको समझते हैं। जा रहा है कि किसी भी देश का प्रशासन तभी सफल हो सकता है जब सरकारी सेवाओं में योग्य, ईमानदार, मेहनती और जिम्मेदार व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। किसी भी देश का प्रशासन कब सफल होगा? जब उनकी सरकारी सेवाओं में योग्य व्यक्ति होगा, ईमानदार व्यक्ति होगा, मेहनती या फिर जिम्मेदार व्यक्तियों का नियुक्ति किया जाएगा। सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य लोक सेवक ही करते हैं। लोक सेवक मतलब जो आपके जेपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, जो एग्जाम पास आउट होते हैं, या फिर जो यूपीएससी का एग्जाम देकर के आईएएस आईपीएस बनते हैं, ठीक है, ये लोग। इसलिए लोक सेवकों की भर्ती प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कहा जा रहा है कि इसीलिए जो लोक सेवकों की भर्ती है, ठीक है, उसका प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। भर्ती के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक पद्धति के अपने लाभ और कमियां होती हैं। भर्ती के लिए क्या है तो कई सारे तरीके हैं और सभी तरीकों के क्या है तो अपने लाभ और हानियां, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। इसलिए किसी भी भर्ती पद्धति का मूल्यांकन उसके गुण और दोषों दोनों को ध्यान में रख करके किया जाता है। यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि लोक सेवकों की भर्ती के लिए विभिन्न तरीकों और उसके सापेक्ष में क्या गुण है, क्या दोष है, उसके बारे में बताइए। और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक पद्धति के जितने भी भर्ती करने के पद्धति तरीके हैं उसके अपने लाभ और अपने कमियां हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। कहा जा रहा है कि लोक सेवकों की भर्ती के विभिन्न तरीके तथा उनके गुण दोष। हम लोग देखते हैं लोक सेवकों की भर्ती के लिए क्या क्या तरीके हैं और उसके क्या क्या गुण और दोष हैं। तो पहला जो तरीका वो है प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती जो हम लोग आप भी भर सकते हैं, जो भी आप ग्रेजुएट हैं तो आप भी इस चीज में जा सकते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती मतलब जहाँ पर वैकेंसी निकलता है, आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और जब एग्जाम डेट आता है तो आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं। अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तब जाकर के आपको नियुक्त किया जाता है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष भर्ती। तो ये लोक सेवा का एक पहला तरीका है भर्ती का, ठीक है। प्रत्यक्ष भर्ती भर्ती तरीका समझते हैं क्या है इसमें। इस पद्धति में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। सबसे पहले जो यूपीएससी है या फिर किसी भी तरह से जो भी लोक सेवा का भर्ती करवाते हैं उसकी तरफ से क्या है तो विज्ञापन जारी किया जाता है और सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। मतलब जो भी योग्य व्यक्ति, जो भी उनके लिए क्या है तो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जो भी शर्त होता है, अगर आप उसमें खरे उतरते हैं, मतलब जितना पढ़ाई चाहिए, जितना डिग्री चाहिए, ठीक है, जितना एज चाहिए, अगर आप उस सब में खरे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा अन्य परिणामों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। भारत में यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग इसी पद्धति का उपयोग करते हैं। भारत में जो यहाँ पर लोक सेवा के लोगों का जो भर्ती होता है वो इसी पर होता है, प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में होता है, ठीक है। मतलब एग्जाम होता है यूपीएससी की तरह, फॉर्म निकाला जाता है, फिर लोग फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि आपका जेपीएससी में भी इसी तरह से होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जाम दिया, पास हुआ, हो गया। एग्जाम देने के बाद जब आप पास हो जाते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तब जाकर के आपको नियुक्त किया जाता है। तो ये तरीका हो गया, पहला तरीका है, ठीक है, लोक सेवकों की भर्ती का, ठीक है, पहला तरीका हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इसके गुण। इसका गुण क्या है? ये जो प्रत्यक्ष भर्ती है इसका गुण क्या है? तो योग्य व्यक्तियों का चयन होता है इससे। इससे क्या होता है? योग्य व्यक्तियों का चयन होता है। खुली प्रतियोगिता होने के कारण प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलता है। मतलब इसमें क्या है, अगर डायरेक्ट यहाँ पर क्या नियुक्ति निकाला गया है, वैकेंसी निकाला गया है, तो जो भी यहाँ के योग्य व्यक्ति वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं और जो जिसके पास योग्यता होगा, जिसके पास क्षमता है, वो एग्जाम को निकाले और यहाँ पर जाकर के क्या कर सकते हैं, वो नियुक्ति ले सकते हैं, अपना जो सरकारी नौकरी वो ले सकते हैं। यही बात कहा जा रही है, खुली प्रतियोगिता होने के कारण जो प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवार हैं उनको अवसर यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों जो इसका गुण है वो है सभी को समान अवसर मिलता है। देश का कोई भी योग्य नागरिक आवेदन कर सकता है, जिससे समानता की भावना विकसित होती है। देश का जो भी नागरिक है, यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आप इस देश के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे क्या होता है, समानता को दिखाया जाता है। तीसरा जो इसका गुण है वो है प्रशासन में नई सोच आती है। नए लोगों के आने से प्रशासन में नए विचार, नई ऊर्जा और नई कार्यशैली को का प्रवेश होता है। अगर नए लोग वहाँ पर भर्ती होते हैं तो इससे क्या होगा, नया नया सोच जाएगा, ठीक है, नया ऊर्जा आएगा और नया तरीका भी जा सकता है। तो ये भी इसका क्या है, गुण है। अगला जो प्रत्यक्ष भर्ती का जो गुण है वो निष्पक्षता बनी रहती है। चयन प्रक्रिया नियमों और परीक्षाओं के आधार पर होती है, इसलिए
पक्षपात की संभावना कम होती है। जो योग्य है वो एग्जाम निकाल सकता है, जो योग्य नहीं वो छटा जाएगा। तो इसमें पक्षपात का कोई कह सकते हैं कोई जगह नहीं है। चयन प्रक्रिया नियमों और परीक्षाओं के आधार पर होता है, तो जो निष्पक्षता वो बना रहता है। अब हम लोग देखते हैं जो डायरेक्ट भर्ती है, ठीक है, कह सकते हैं जो प्रत्यक्ष भर्ती है उसमें दोष क्या है, उसके क्या क्या दोष हैं। तो पहला जो दोष है प्रक्रिया लंबी होती है। इसमें क्या होती है, जो प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबी होती है। पहले विज्ञापन, फिर परीक्षा, फिर साक्षात्कार और नियुक्ति में काफ़ी समय लग जाता है। ये इसका क्या एक दोष है। जैसे मान लीजिए अगर आप 2026 में एग्जाम देंगे यूपीएससी का, तो पूरा 2027 फरवरी तक आपका सिर्फ एग्जाम ही चलेगा, इंटरव्यू वगैरह लेकर के। फिर वहाँ पर से अगर आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है, अगर आप एग्जाम निकाल भी लेते हैं, आपका मेरिट बन भी जाता है, तब भी आपका 1 साल और लगेगा ज्वाइनिंग करने के लिए, क्योंकि उसका तो ट्रेनिंग होता है 6 महीने का। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें विज्ञापन, परीक्षा, साक्षात्कार और नियुक्ति में काफ़ी समय लग जाता है। ये क्या इसका दोष है। प्रत्यक्ष भर्ती का जो अगला दोष है वो है अनुभव का अभाव रहता है, क्योंकि लोग परीक्षा निकाल करके जाते हैं तो उनको काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, वो लोग सिर्फ एग्जाम निकाल के गए हुए हैं। नए चयनित उम्मीदवारों के पास व्यावहारिक प्रशासनिक अनुभव नहीं होता है, मतलब वो कभी जमीन स्तर पर काम किए हुए नहीं रहते हैं, जो भी वो सीखते हैं ट्रेनिंग में सीखते हैं जाकर के। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग दोष देखेंगे वो है खर्च अधिक होता है। इसमें क्या है, तो खर्च अधिक होता है। परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया पर सरकार को काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। और चौथा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है वास्तविक क्षमता का पूरा आकलन नहीं हो पाता। वास्तविक क्षमता मतलब एक व्यक्ति के अंदर, जो परीक्षा देने वाला है, जो एस्पिरेंट है, उसके अंदर कितना क्षमता, उसका पूरा आकलन नहीं हो पाता है। कई बार लिखित परीक्षा में सफल व्यक्ति व्यावहारिक कार्यों में उतना सफल नहीं हो पाता है। मतलब जो एग्जाम क्रैक कर लिया है, जो मेंस निकाल लिया है, जो मतलब जो पीटी निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद जब उसका साक्षात्कार होता है तब वो पास नहीं हो पाता। तो इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है भर्ती का, दूसरा जो लोक सेवकों की भर्ती का तरीका वो है पदोन्नति द्वारा भर्ती, प्रमोशन मेथड। मतलब पहले कोई एसडीएम रहा, फिर वो धीरे धीरे आईएएस बन गया, ठीक है, इस तरह से। तो तरीका क्या है, इस पद्धति में विभाग के अंदर पहले से कार्यरत कर्मचारियों को उनकी योग्यता, अनुभव, कार्यकुशलता और वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। मतलब कोई धीरे धीरे क्या है, तो प्रमोशन लेकर के एसडीएम बना था, अब और 10 साल मेहनत करके वो क्या कर सकता है, आईएएस बन सकता है। तो इस तरह से कहा जा रहा है। मतलब कोई अगर मान लीजिए कि दरोगा बना है, तो वो आगे चल करके एसपी बन सकता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, उसको बोलते हैं पदोन्नति द्वारा भर्ती। तो ये तरीका होता है इसका। इसमें गुण क्या है, ये जो पदोन्नति भर्ती है, मतलब जो प्रमोशन के द्वारा भर्ती किया जाता है, इसके गुण क्या है। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। इससे जो लोग होते हैं उनको लगता है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो मेरा भी प्रमोशन हो सकता है। उन्हें यह विश्वास रहता है कि अच्छा कार्य करने पर उन्हें उच्च पद प्राप्त हो सकता है। तो ये एक लाभ यहाँ पर देखने को मिलता है, गुण देखने को मिलता है प्रमोशन भर्ती का। दूसरा जो यहाँ पर गुण देखते हैं वो अनुभव का लाभ मिलता है। अनुभव, उनके पास पहले से जमीन में काम करने का अनुभव है, और जब उनका प्रमोशन होता है तो उनको पहले से पता है कि काम किस तरह से किया जाता है। पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी पहले से विभाग के कार्यों को जानते हैं, इसलिए वे कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जो पदोन्नति प्राप्त है, मतलब जो इसको प्रमोशन मिला है, क्योंकि वो तो पहले से उस कार्य में कार्यरत था, तो उसको पता है कार्य के बारे में, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसके गुण को देखेंगे, प्रशिक्षण की आवश्यकता कम होती है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ता। कर्मचारी पहले से कार्य का अनुभव रखते हैं, इसलिए उन्हें अधिक प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता है। चौथा जो इसका गुण हम लोग देखेंगे वो है कर्मचारियों में मेहनत की भावना बढ़ती है। उच्च पद प्राप्त करने की आशा में कर्मचारी अधिक लगन से कार्य करते हैं, ताकि उसका क्या प्रमोशन हो सके। तो ये सब क्या है, जो पदोन्नति है उसका कुछ गुण है। आगे हम लोग पदोन्नति के दोष को देखते हैं। नए लोगों को अवसर नहीं मिलता। अगर पदोन्नति होता रहा, प्रमोशन होता, तो जो इसमें नए लोगों को नहीं मिलता है, किसका मौका नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि जो पहले से काम कर रहा था उसी को फिर से मौका मिल गया आगे पोस्ट पर। बाहरी प्रतिभाशाली उम्मीदवार प्रशासन में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जो पहले से कार्यरत था उसी को प्रमोशन मिल गया। दूसरा जो यहाँ पर दोष देखने को मिलता है वो नवीन विचारों का अभाव हो सकता है, क्योंकि अगर नए लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो नया विचार नहीं पहुँच पाएगा। पुराने कर्मचारी अक्सर पारंपरिक तरीकों से कार्य करते हैं, जिससे नई सोच का विकास कम होता है। तो ये सब क्या इसके दोष है, अगर कुछ फायदा तो कुछ नुकसान है। तीसरा जो यहाँ पर हम दोष देखें वो है वरिष्ठता को अधिक महत्व मिल सकता है। कई बार योग्य व्यक्ति की बजाय केवल वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति मिल जाती है, मतलब जो सीनियर कर्मचारी है सिर्फ उसके कारण उसको प्रमोशन मिल जाता है, जबकि काम करने वाला दूसरा लोग होता है। चौथा जो इसका दोष देखने को मिलता है वो है गुटबाजी और पक्षपात की संभावना रहती है। कुछ मामलों में पदोन्नति को लेकर विवाद और असंतोष उत्पन्न हो सकता है। मतलब किसी को प्रमोशन जिसको मिलना चाहिए, जो काम कर रहा था, उसके अलावा मतलब कैसे तो उसको छोड़ करके जो काम नहीं कर रहा था उसको प्रमोशन दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुटबाजी या फिर पक्षपात की संभावना देखने को मिल जाती है। लोक सेवकों की भर्ती का जो अगला तरीका है वो है प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती। प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती, तो इसका तरीका क्या है, ये जो प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती किया जाता है इसमें क्या तरीका अपनाया जाता है।
इस पद्धति में उम्मीदवारों का चयन खुली प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। यह आधुनिक शासन में सबसे लोकप्रिय भर्ती पद्धति मानी जाती है। आज के टाइम में लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इसी तरह से वहाँ पर भर्ती होता है। इसके गुण क्या है? पहले जो इसका गुण है वो योग्यता के आधार पर चयन होता है, मतलब आप एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपका चयन होगा। इस प्रणाली में प्रतिभा और क्षमता को महत्व दिया जाता है। दूसरा जिसका गुण है वो सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है। सभी उम्मीदवारों को क्या है तो समान अवसर मिलता है। जाति, धर्म, भाषा या फिर क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। हालांकि ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको भी एग्जाम देने का मौका मिलता है, लेकिन अगर कट ऑफ का बात करें तो कट ऑफ में आपको जाति धर्म देखा जाता है कि आप किस जात के हैं, ये चीज़ देखा जाता है। आप गरीब हैं अमीर हैं ये चीज़ भी देखा जाता है। तो सभी उम्मीदवारों को एग्जाम देने का मौका मिलता है, पर जो कट ऑफ है वो सभी के लिए बराबर नहीं होता। तीसरा जो यहाँ पर लोग गुण को देखेंगे वो योग्य अधिकारियों की प्राप्ति होती है। प्रतियोगिता के कारण सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन संभव होता है। जो पढ़ने लिखने में तेज है या फिर जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसके अंदर क्षमता है, उसका चयन हो पाता है। चौथा यहाँ पर हम लोग गुण देखते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है। इसमें चयन प्रक्रिया स्वतंत्र आयोगों द्वारा संचालित की जाती है, तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप मतलब नहीं होता है। हालांकि पेपर लीक का बात अलग है। दोष इसका क्या है? ठीक है, दोष क्या है इसका? पहला जो दोष है वो है परीक्षा केंद्रित तैयारी बढ़ जाती है। उम्मीदवार केवल परीक्षा पास करने पर ध्यान देते हैं, व्यावहारिक ज्ञान नहीं। जो व्यावहारिक ज्ञान होता है उस पर ध्यान नहीं देते। मतलब जो परीक्षा पास करेंगे तो जिस जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है उसमें क्या करना पड़ता है उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता, सिर्फ एग्जाम को निकालने पर ध्यान रहता है। दूसरा जो दोष है वो है समय और धन की अधिक लगता है। समय और धन में क्या है तो अधिक लगता है। लंबी तैयारी और कोचिंग आदि के कारण उम्मीदवारों को अधिक खर्च करना पड़ता है। ये सब क्या है, सब इसके दोष हैं। और अगला जो दोष है वो है चयन प्रक्रिया जटिल होती है। परीक्षा, साक्षात्कार और अन्य चरणों में काफ़ी समय लगता है। चौथा जो यहाँ पर दोष देखेंगे वो है अच्छा परीक्षार्थी हमेशा अच्छा प्रशासक नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो टॉपर है वो अच्छा प्रशासक भी होगा, वो अच्छे से चीज़ों को नियंत्रण भी कर सकेगा। कई बार परीक्षा में सफल व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों में उतना सफल नहीं होता, मतलब उनका नाम नहीं आता। और कई बार क्या है तो जो परीक्षा में पीछे आता है वो जल्दी जल्दी प्रमोशन पा लेता है काम करके करके। चौथा जो तरीका देखेंगे हम लोग सेवकों की भर्ती का वो है चयन या फिर नामांकन पद्धति। चयन या फिर नामांकन पद्धति तरीका इसमें क्या होता है? इस पद्धति में सरकार या संबंधित अधिकारी विशेष ज्ञान, अनुभव या फिर योग्यता वाले व्यक्तियों को सीधे नियुक्त करता है। यह तरीका विशेष रूप से तकनीकी और विशेषज्ञ पदों के लिए उपयोग किया जाता है। जो तकनीकी पद है या फिर जो विशेषज्ञ पद है उसके लिए तरीका अपनाया जाता है चयन या फिर नामांकन पद्धति। मतलब किसी न किसी फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं, उनकी विशेषता या फिर उनके विशेषज्ञ वहाँ पर होते हैं, वो कह सकते हैं वो उस कार्य में बहुत ही सक्षम होते हैं, जिसके बाद उनको चयन करके उनका नामांकन करके सीधा उस पोस्ट पर बैठा दिया जाता है। इसको बोलते हैं चयन या फिर नामांकन पद्धति। गुण देख सकते हैं, इसके गुण क्या है? पहला जो गुण है वो विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवाएं शीघ्र मिल जाती है। जो विशेषज्ञ व्यक्ति उनको सेवाएं शीघ्र मिल जाती है। सरकार को आवश्यक विशेषज्ञता तुरंत उपलब्ध हो जाती है। मतलब सरकार के कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पर जैसे कि मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको नियुक्त करना है, तो पढ़ लिख करके कोई जाएगा तो उसको उतना अनुभव नहीं रहेगा, लेकिन उसको क्या डायरेक्ट नामांकन के द्वारा चुना जाएगा तो वो आराम से हो सकता है, जैसे कोई भी कोर्ट का जज होगा। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से हो सकता है। दूसरा जज का हम लोग यहाँ पर गुण देखते हुए समय की बचत होती है। लंबे भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती इसमें, क्योंकि डायरेक्ट आपको नामांकन के जरिए चुना जा रहा है। तीसरा जो गुण यहाँ पर देखने को मिलता है वो है तकनीकी पदों के लिए उपयोगी होता है। जहाँ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है वहाँ यह पद्धति अधिक प्रभावी होती है। जहाँ विशेष ज्ञान की मतलब आपको किसी एक फील्ड के बारे में जानकार व्यक्ति का जरूरत है, तो जो पहले से उस फील्ड में काम कर रहा है, जिसके पास अनुभव है, उसी व्यक्ति को उठा के ले आइए, बस काम बन गया आपका। चौथा यहाँ पर गुण देखते हुए प्रशासन को विशेषज्ञ सलाह मिलती है। विशेषज्ञ व्यक्ति प्रशासन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। तो ये सब क्या इसके सब गुण हैं। तो कुछ दोष भी हैं। तो जो पहला दोष है वो है पक्षपात की संभावना रहती है कि किसी का भी नाम हो सकता है। नियुक्ति में व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है, मतलब जिसको भी चाहे वो अपने तरफ से नाम कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं और उसका नियुक्ति हो सकता है। तो पक्षपात की संभावना रहती है। दूसरा यहाँ पर दोष देखने को मिलता है वो पारदर्शिता कम हो सकती है। चयन प्रक्रिया हमेशा स्पष्ट नहीं होती। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं लिया जाता, बस आपका नाम आएगा और आपको भर्ती हो जाएगा। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका दोष देखते हैं वो योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा हो सकती है। कुछ योग्य उम्मीदवार अक्सर अवसर से वंचित रह जाते हैं, मतलब कि जो योग्य था लेकिन उसको नाम देख कैसे तो वो परीक्षा में जाकर के नियुक्त हो रहा है, और कुछ ऐसे लोग जिनका नामांकन के द्वारा उसका नियुक्ति किया जा रहा है। तो जो लोग पढ़ने लिखने में तेज है उनको अवसर ही नहीं मिल पाता, ठीक है, वो वंचित रह जाते हैं। तो ये भी एक दोष देखने को मिलता है। जबकि जो पहले से उस फील्ड में उसी को उठाकर यहाँ पर पोस्ट दे दिया जाता है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग दोष देखते हैं वो जनता का विश्वास कम हो सकता है इससे। यदि चयन निष्पक्ष ना लगे तो लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। आखिर जो हम लोग पांचवा यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती।
रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मेथड, तरीका क्या है इसका? इस पद्धति में रोजगार कार्यालय योग्य उम्मीदवारों के नाम संबंधित विभागों को भेजता है और उनमें चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जो व्यक्ति है या फिर जो कोई भी ऑफिस है, कोई भी विभाग है, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि इस पद्धति में रोजगार कार्यालय, ठीक है, जहाँ पर काम हो रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, योग्य उम्मीदवारों के नाम संबंधित विभागों को भेजता है कि हमारे पास ऐसा टेक्नीशियन है और आपके पास ऐसा जरूरत है, तो हम नाम भेज रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसके कुछ गुण हैं, गुणों को आप देख लीजिए। भर्ती प्रक्रिया सरल होती है क्योंकि डायरेक्ट आपको नाम वहाँ पर दे दिया गया है। अब जो समझ में आता है, जो अच्छे से रिज्यूमे जो जमा करता है, जिसके रिज्यूम को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये मेरे काम के लिए अच्छा है, तो उस विभाग से इस विभाग में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। उम्मीदवारों की सूची पहले से उपलब्ध रहती है, ये यहाँ पर इसका गुण देखने को मिलता है। दूसरा जो गुण है वो कम खर्चीली पद्धति है। डायरेक्ट क्या है, तो सीधा सीधा नाम दे दिया गया है, रिज्यूम दे दिया गया है, आपकी योग्यता बता दिया जा रहा है, कितने साल का एक्सपीरियंस ये बता दिया जा रहा है। अगर आप उस काम के लिए योग्य हैं तो आपको ले लिया जाएगा। सरकार को बड़ी चयन प्रक्रिया आयोजित नहीं करनी पड़ती है। तीसरा जो यहाँ पर गुण देखने को मिलता है वो बेरोजगार युवाओं को अवसर मिलता है। रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवाओं को नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जो भी रजिस्टर्ड युवा होते हैं उनको नौकरी करने का मौका मिल जाता है। चौथा यहाँ पर गुण देखने को मिलता है वो रिक्त पद जल्दी भरे जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि पहले से नाम है, अगर जिस भी विभाग में जरूरत है वो बता सकते हैं, वहाँ पर जाकर के उसका ज्वाइनिंग हो सकता है। दोष क्या है इसका? पहला जो दोष है वो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हमेशा नहीं मिलते, मतलब सबसे बेस्ट उम्मीदवार नहीं मिलता। सूची में शामिल उम्मीदवारों में से ही चयन करना पड़ता है। जितने अगर मान लीजिए 5 लोगों का नाम आपके विभाग के लिए दिया गया है तो आपको 5 में से ही चुनना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर जो दोष मिलता है वो है उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो सकती है। हर योग्य व्यक्ति रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं होता। बहुत सारे लोग इसमें पंजीकृत नहीं होते, रजिस्टर नहीं करवाते हैं। तीसरा जो यहाँ पर दोष देखने को मिलता है वह गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कभी कभी सबसे योग्य व्यक्ति चयन प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लोगों का नाम दिया गया, अब जो सबसे योग्य व्यक्ति था 5वां, उसके बारे में बात ही नहीं, वो पहले लोगों को इसने चुन लिया। जो पहला में नाम था उसको इस विभाग ने चुन लिया, तो जो योग्य व्यक्ति था वो रह गया। चौथा यहाँ पर दोष देखने को मिलता है वह प्रतिस्पर्धा कम रहती है। खुली प्रतियोगिता की तुलना में चयन का दायरा सीमित होता है। मतलब खुली जो प्रतियोगिता पद्धति होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, दायरा कम रहता है। आगे एक और पॉइंट लिखा आदर्श भर्ती पद्धति। इसमें क्या होता है उसको समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि आज के समय में केवल एक भर्ती पद्धति पर निर्भर रहना उचित नहीं माना जाता। सिर्फ एक तरह की भर्ती पद्धति पर अगर निर्भर रहा जाए तो वो उचित नहीं है। प्रशासन में नई प्रतिभा लाने के लिए प्रत्यक्ष भर्ती आवश्यक है, जबकि अनुभवी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो पदोन्नति या फिर जो प्रमोशन है वो जरूरी है। इसी प्रकार विशेषज्ञ पदों के लिए चयन पद्धति और अन्य पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब हर तरह की जरूरत के लिए, हर तरह के क्या है तो नियुक्ति या फिर कह सकते हैं भर्ती का जो पद्धति है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न पद्धतियों का संतुलित उपयोग सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। कहा जा रहा है कि इस प्रकार जो विभिन्न पद्धतियां हैं उसका संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए, ये एक अधिक प्रभावी माना जाता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा आप लोग को निष्कर्ष लिख लेना है। निष्कर्ष को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि लोक सेवकों की भर्ती प्रशासन की आधारभूत प्रक्रिया है। प्रशासन की गुणवत्ता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि भर्ती प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी है। प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति, प्रतियोगी परीक्षा, नामांकन तथा रोजगार कार्यालय जैसी सभी पद्धतियों के अपने अपने लाभ और सीमाएं हैं। इसलिए प्रशासनिक दक्षता, जनहित और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए इन सभी पद्धतियों का संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए ताकि योग्य, ईमानदार और सक्षम लोक सेवकों का चयन हो सके। जो सक्षम लोक सेवक हैं उसका चयन हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।